कॉलिजन ऑफ टू बॉडीज इन वन डायमेंशनल मोशन, मतलब ए वन डायमेंशन तो समझ रहे हो, तीन एक्सिस अपने पास है ना। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अगर हम कोई तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस पे मूव करते हैं या सिर्फ एक एक्सिस का अगर बात करते हैं तो वन डायमेंशनल मोशन कहलाता है। अगर हम थ्री में से दो एक्सिस पे अगर मोशन करते हैं या मूव करते हैं तो फिर टू डायमेंशनल, और तीनों एक्सिस पे अगर हम मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो थ्री डायमेंशनल। ठीक है, अब देखो कॉलिजन ऑफ टू बॉडीज इन वन डायमेंशनल मोशंस में क्या होता है। सबसे पहले हम लेते हैं दो बॉडी और दोनों बॉडी को हम लोग क्या करते हैं एक डायमेंशन में मूव करवा के दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल वहां से गेंद देना, जरा वहां पे रखा बोला जरा, था ना अभी वहीं पे गेंद दोनों, देखिए ये देखो। ठीक है, दो बॉडी है अपने पास, उसमें से एक बॉडी का मास m1, ठीक है, दूसरे बॉडी का मास m2। दो बॉडी हमने ले लिया, ये दोनों बॉडी m1 और m2 मास का है अलग अलग। ठीक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ये इधर जा रहा है किसी भी एक डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, समझ गए, ये थ्योरी पे हमको बात करना है। तो ये वन डायमेंशनल मोशन हुआ ना। अच्छा, अगर ये बॉडी इधर जाए और ये बॉडी इधर जाए तो अगर स्ट्रेट लाइन पे इधर भी मूव करे अपोजिट डायरेक्शन में तो ये भी वन डायमेंशनल ही हुआ। टू डायमेंशनल का मतलब तब जब एक बॉडी इधर जाए और दूसरा बॉडी कोई दूसरे डायरेक्शन में चल जाए, चाहे वो इधर जाए या फिर इधर जाए, कहीं भी चले जाए, उस लाइन में ना जाए या उस एक्सिस पे ना जाए या डिफरेंट डायरेक्शन में ना जाए, तो वो टू डायमेंशनल हो गया। फिलहाल हम वन डायमेंशनल का बात कर रहे हैं। तो ये बॉडी जब है यहाँ से आया और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर हम इस पर भी बात करेंगे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे बात कर रहा है। ठीक है, तो हर कंडीशन में वो वन डायमेंशनल मोशन ही होगा। तो चलो अब इसकी थ्योरी लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दो बॉडी लेते हैं। ठीक है, फॉर हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, ध्यान देना। एक अपने पास स्फेयर है, गेंद ही ले लेते हैं, एक और हम गेंद ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों गेंद को अरेंज करते हैं थोड़ा अच्छे से और करते हैं क्या, मान लेते हैं इस बॉडी की मास m1 है और इस बॉडी की मास m2। इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, तो इस वेलोसिटी, ये बॉडी मान लो, ठीक है, सपोज ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। किस वेलोसिटी से, u1, और ये जो है यहां से अरेंज ना करके ऐसे कर लेंगे, यहां से ये, यहां से ज्यादा सही रहेगा। ये मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी शुरुआत होती है उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को ज्यादातर हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे किसी और चीज से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि u से ही रिप्रेजेंट करो। तो इसकी वेलोसिटी हो गई u1 और इसकी वेलोसिटी u2, और मान लेते हैं कि u1 और u2 में u1 ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा तेज चल रहा है। इस दोनों बॉडी में से पीछे वाला जो बॉडी है वो ज्यादा स्पीड चल रहा है, ये स्लो, तो कहीं ना कहीं जाके इसको वो पकड़ लेगा, टच करेगा, है ना, हो सकता है उसको फोर्स भी कर दे, कॉलिजन करवा दे, टक्कर करवा दे। तो मान लो ये पहला केसेज है, पहला केस है ये, जिसमें हम इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बिफोर कॉलिजन। ये जो यहाँ पे हमने जो आपको फिगर समझाया, ये कॉलिजन के पहले की कहानी है। ठीक है, अब हम लोग समझाते हैं, हम आपको आगे का टॉपिक ले जाते हैं ड्यूरिंग कॉलिजन, जब कॉलिजन हो रहा है उसी समय का बात करते हैं। ठीक है, तो उस समय के बाद के लिए फिर से हमको एक शेप लेना होगा, ठीक है, और एक और लेना होगा उसी तरह का बॉल, और दोनों बॉडी जो है वो एक दूसरे में टक्कर खा चुका है, यानी कॉलिजन हो चुका है। ठीक है, मास पे इफेक्ट पड़ेगा क्या, बॉडी के मास पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, मास तो कांस्टेंट है ना, m1 m2। अच्छा, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे को जब फोर्स करेगा ड्यूरिंग कॉलिजन, कॉलिजन के दौरान ये बॉडी इधर की ओर जाएगा और ये इधर की ओर। अरे जब दोनों ऐसे टकराएगा तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करेगा ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। ठीक है, हाँ, हालांकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो वो हो सकता है, और दोनों सेम मास का अगर बॉडी ले ले या फिर डिफरेंट मास का भी, सब कंडीशन पे बात करेंगे, तो हो सकता है कि ये इसको टक्कर मारने के बाद ये दोनों आगे चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि टक्कर मारने के बाद ये उधर चला जाए और ये इधर आ जाए, है ना, या ये भी हो सकता है कि टक्कर मारने के बाद ये आगे बढ़ जाए और वो वहीं रुक जाए।
ऐसा भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि टक्कर मारने के बाद इसमें कोई भी फर्क ना पड़े और ये टकरा के बैक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग केस हो सकता है, क्या होगा सब पे हम लोग विचार करेंगे। फिलहाल अभी आप मान लो जैसे ही कॉलिजन हुआ उस सिचुएशंस में दोनों एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगा दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये फोर्स F1 लग गया और इस पे फोर्स F2 लग गया। हालांकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बराबर रहेगा, लेकिन मान लेते हैं F1 F2। अच्छा, फिर अब बात करते हैं आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद क्या होगा? तो कॉलिजन के बाद फिर से हम एक शेप लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा इसको अच्छा से अरेंज करें। उसके बाद फिर एक शेप, ठीक है, चलो मास पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, इसके नहीं ना, मास तो वही रहेगा, लेकिन अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। हो सकता है जब ये बॉडी इसको टक्कर करा होगा, कॉलिजन करवाया होगा, तो ये ज्यादा तेज रफ्तार में भाग गया होगा और इसकी वेलोसिटी घट गई होगी, या ये भी हो सकता है कि इसमें इसके वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा और ये बैक हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है कि ये मारा होगा इसको तो इसकी वेलोसिटी दुगना हो गई होगी, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा वो बात का देखा जाएगा, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि शुरू में जितना इस दोनों की ऑब्जेक्ट की इनिशियल जो वेलोसिटी रही थी, बाद में वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं? कुछ ना कुछ तो चेंज होना ही है। तो इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 था, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा? तो फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बॉडी के लिए v1 डाल देते हैं और एक के लिए ये तुम्हारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो ये तीन कंडीशन है, बिफोर कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम विचार करें एक और चीज का, तीन भाग है यहाँ पे, एक ये और एक वो, ठीक है। ऐसे डिवाइड हमने कर दिया तो आपको समझ आएगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड मान लेते हैं, जैसे कि क्या, लेट हैव टू बॉडीज, ठीक है, ऑफ मास m1 एंड m2, ठीक है। अच्छा, वेयर यहाँ पे अलग अलग चीज है, जैसे u1 है, u2 है। u1 क्या है? इनिशियल ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ना, और u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल है ना। अच्छा, v1 और v2 क्या है? ये है फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट या फर्स्ट बॉडी। अब सब जगह हमने बॉडी ही लिखा है तो ऑब्जेक्ट को बॉडी ही लिख देते हैं, फर्स्ट बॉडी, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी। फिगर समझ गए? कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। हमको ये पता करना है कि इस दोनों ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता था। मान लो ये 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से था, वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी थी 10 किलोमीटर पर आवर। ये पीछे से गया, इसको तो पकड़ ही लेगा, और पकड़ने के बाद इसको फोर्स कर दिया। तो फोर्स करने के बाद दोनों की वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। तो वो जो नया वेलोसिटी बना, वो नया वेलोसिटी क्या है? v1 v2, जिसको फाइनल वेलोसिटी भी बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये 20 था, ये 10 था, तो टकराने के बाद अब उसकी वेलोसिटी क्या रही? इसकी 20 से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी 10 से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये डेरिवेशन निकालना है मुझे, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम पे। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, आपने कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, तो चलो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम भी लिख सकते हैं। अच्छा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम हमने क्या बोला था कि किसी सिस्टम की मोमेंटम जो शुरुआत में रहेगी वही मोमेंटम लास्ट में रहेगी। शुरू में जितनी मोमेंटम है एक सिस्टम की, पूरे सिस्टम की, और सिस्टम में दो बॉडी है, तो दोनों बॉडी की जो टोटल मोमेंटम है जितनी शुरुआत में रहेगी उतना ही लास्ट में रहेगी, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम
टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, इनिशियली इक्वल टू टोटल मोमेंटम, यहाँ मोमेंटम गलत लिखा गया ना, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, इन फाइनली, कहाँ पे, मोमेंटम, ठीक है, उसमें, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे बताइए कि मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है, एम भी है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले बॉडी का अगर हम मोमेंटम निकालेंगे तो मास इनटू वेलोसिटी मतलब m1 u1 क्या, और दूसरे की m2 u2, तो टोटल क्या होगा, ऐड कर देंगे। तो चलो करो, क्या लिखे हम, m1 u1 प्लस m2 u2, इधर बता, इधर क्या, दूसरे बाद में ना, कॉलिजन के बाद का थ्योरी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, ये ज्यादा बेहतर रहेगा बिफोर कॉलिजन, नहीं बिफोर कॉलिजन, और यहां आफ्टर कॉलिजन, ये ज्यादा सही है, ठीक। तो m1 u1 m2 u2, और बाद में m1 v1 हो जाएगा ना, और प्लस m2 v2 दूसरे बॉडी के लिए, ठीक है। अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं, सेम मास वाले, मतलब जो फर्स्ट बॉडी है वो दोनों को एक साइड, दोनों के मोमेंटम को एक साइड करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल में है और ये आफ्टर द कॉलिजन ना, इसको इस साइड ले आ जाते हैं। तो m1 v1 माइनस में हो जाएगा ना, आगे बताओ उधर क्या बचा होगा, और इस वाले को उधर ले जाओ, m2 u2, कुछ तो कॉमन होगा, यहाँ m1 कॉमन होगा तो बचेगा u1 माइनस v1, यहाँ कुछ कॉमन m2 बचेगा क्या, v2 माइनस u2, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देता है, ठीक है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, जिस तरह से हमने मोमेंटम के कंजर्वेशन लॉ पे बात किया, इसी तरह से अब हम एनर्जी के कंजर्वेशन लॉ पे बात करते हैं, ठीक है। चलो एनर्जी, ठीक, अकॉर्डिंग टू ठीक है, कंजर्वेशन लॉ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्या, एनर्जी, है ना, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, इस पे बात करते हैं। अच्छा, कंजर्वेशन का मतलब ही क्या है, जो शुरुआत में टोटल रहा होगा वही बाद में रहा होगा, चाहे वो मोमेंटम हो या एनर्जी हो या फिर चार्ज की भी कंजर्वेशन होती है। तो यहां भी हम बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी पे बात करेंगे क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है ना, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, बिफोर कॉलिजन ना, बिफोर कॉलिजन, तनी सपोर्ट करल करो, बेवकूफ जैसा बैठल मत रहो। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन रहेगा, ठीक। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर, तो फर्स्ट बॉडी के लिए m के जगह m1 और v स्क्वायर के जगह u1 स्क्वायर ना इनिशियल में, और दूसरे बॉडी के लिए हाफ m2 u2 स्क्वायर। चलो इस साइड चलो, हाफ, और बता m1 v1 स्क्वायर और हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्लियर। अब यहां से 1/2 तो कॉमन ले सकते हैं, तो m1 u1 स्क्वायर प्लस, सॉरी m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, यहां पे भी 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो m1 v1 स्क्वायर और m2 v2 स्क्वायर, 1/2 तो कैंसिल होगा कैंसिल, 1/2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, m1 u1 स्क्वायर बचा, m2 u2 स्क्वायर बचा, फिर m1 v1 स्क्वायर बचा, m2 v2 स्क्वायर, क्लियर है। अब m1 वाले को टर्म को एक साथ, तो बताओ m1 u1 स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आते हैं, m1 v1 स्क्वायर ना, उधर क्या बचा m2 v2 स्क्वायर, और इसको उधर ले जाते हैं,
m2 इंटू u2 स्क्वायर। अब m1 कॉमन ले ले, या m1 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचा u1 स्क्वायर माइनस, और यहाँ m2 कॉमन हो जाएगा तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अच्छा एक लास्ट स्टेप यहाँ पे, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे ब्रेक कर सकते हैं, तो हम इसको u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को u1 माइनस v1 लिख सकते हैं ना, u1 माइनस v1, और फिर u1 प्लस v1 m2 v2 माइनस u2 और फिर v2 प्लस इक्वेशन, ये दो इक्वेशन बन गया। अब आसान है, दो इक्वेशन बन गया, एक कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम के बेस पे और एक कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के बेस पे, दो बना। अब दोनों इक्वेशन को इस वाले, यही बड़ा इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और जो रिजल्ट आना है वो आएगा और उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट ना, समझदार तो सब बचपने से था नहीं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट वी गेट, ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड जरा बताइए क्या है, ये है ना m1 u1 v1, m1 है ना, फिर u1 माइनस v1 है और फिर u1 प्लस v1, उधर m2 रहा होगा, उधर वाला लिख देते हैं m2, और रहा होगा v2 माइनस कुछ करके, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। अब इसको डिवाइड करना है इक्वेशन फर्स्ट से, तो डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट बताओ, यह इक्वेशन फर्स्ट, तो m1 और u1 माइनस v1 है ना, m1 और एक मिनट, m1 और u1 माइनस v1 और m2 और v2 माइनस u2, यही रहा होगा। अब आप देख लो कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा, क्या होगा कैंसिल, ये पूरा गया नहीं और ये पूरा गया, कैंसिल हो गया, बचा जो लिख देते हैं, क्या बचा u1 प्लस v1 और v2 प्लस u2। क्लियर है, हमको यही ना निकालना है कि बाद की वेलोसिटी कितनी है, यानी v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहां से v1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, अरे v1 की वैल्यू सिर्फ u1 को उधर ले जाएंगे, v1 की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, और v2 अगर हमको v2 की वैल्यू निकालनी होती v2 की, तो इस u2 को इधर लाके सबट्रैक्ट कर देते, तो v2 की वैल्यू हो जाती u1 प्लस v1 माइनस u2, नहीं ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है सॉल्यूशन, अभी तो ये शुरू हुआ है। अभी ये मेरा v1 v2 तुमने निकाल लिया, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि v1 निकालने के लिए v2 चाहिए और v2 निकालने के लिए v1। अरे तो v1 पते होता है या v2 पता होता तो निकालते कहला। तो अभी भी समस्या है, दो बॉडी टकराने के बाद किसी एक की वेलोसिटी पता हो आफ्टर कॉलिजन, तब हम दूसरा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के बेस पे। तो ऐसे तो महंगा पड़ गया ना, तो अब इस डेरिवेशंस को थोड़ा और आगे ले जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, ये हो गया, अब इसमें से दोनों में से कोई एक वैल्यू उठा के तुमको डाल देना है इक्वेशन फर्स्ट में, इसको भी डाल दो, इसको भी, एक बार इसको डाल दो, एक बार इसको डाल दो, ठीक है। डालने से एक बार v1 का रिजल्ट आ जाएगा, एक बार v2 का। जब तुम v2 का रिजल्ट v2 का वैल्यू डालोगे तो v1 का रिजल्ट आएगा, और जब v1 का वैल्यू डालोगे तो v2 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलो पहले हम v2 डालते हैं तो v1 आ जाएगा, v2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम क्या, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है याद करो, यहां m1 है और फिर शायद u1 माइनस v1 ही होना चाहिए, और यहाँ m2 और v2 माइनस u2। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, m1 u1 v1 और v2 u2, u1 v1 और v2 u2, ठीक है। ये अब तुमको क्या करना है, v2 की वैल्यू डालनी है, u1 माइनस v1 m2, यहाँ तक कुछ नहीं करना। ये v2 है, v2 की वैल्यू है अपने पास क्या, u1 v1 u2, u1 v1 और u2, यही है ना, v2 की वैल्यू यही है, u1 v1 और u2, u1 v1 और u2, ठीक है। चलो तो ये है, ये वाले यहाँ पुट कर देते हैं v2 की जगह पे, बताओ वैल्यू क्या है, u1
V1 U2 और फिर माइनस U2, एक U2 पहले से है। रिजल्ट अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, M1 U1 M1 V1 हो गया इक्वल, इसमें मल्टीप्लाई करो M2 U1 M2 V1 और ये -2U2 हो जाएगा। -2U2 में M2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रहेगा और M2 U2 हो जाएगा ना, M2 U2। ये हो गया, समझ गया। अब यहां के बाद हमको क्या करना है, U1 U1 को एक साथ करते हैं, यानी ये वाली ये और ये एक साथ करते हैं, ठीक। M1 U1 इसको ही पार्टी ले आओ, M2 U1 हो जाएगा। और इस वाले को भी ले ही आ जाओ, प्लस कितना 2M2 U2, क्योंकि हमको निकालना एक्चुअली में V1 है, V1 और V2, तो इसमें जो V1 का टर्म है उसको एक साइड करेंगे और बाकी सबको एक साइड कर लेंगे। तो V1 का टर्म एक यहां पे एक है और एक यहां पे है, बाकी तो सब कहीं भी V1 नहीं है ना, तो उन दोनों को छोड़ के बाकी सबको एक साइड कर दिया और उन दोनों को एक साइड कर देते हैं। करो, इधर बचा हुआ है, ये क्या बचा हुआ है, माइनस से उधर जाके M1 V1, यहां से कुछ कॉमन होगा बुआ, U1 क्या बचा M1 माइनस M2 और प्लस कितना M2, इधर से V1 कॉमन होगा, क्या बचेगा, बचेगा M2 प्लस M1, उसको M1 प्लस M2 भी लिख दे तो कोई दिक्कत, लिख दो, अगर तुम्हारी मर्जी है कि वह लिखना है तो लिख दो यहाँ 2 और 1। अच्छा, उसके बाद V1 की वैल्यू निकालने के लिए पूरे टर्म को यहाँ डिवाइड में ला दें, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी V1 इक्वल टू, पलट के लिख देते हैं, और इस पूरे वैल्यू को अगर हम इसके नीचे लिख देंगे तो M1 प्लस M2 जो है, या M2 प्लस M1, वो इसके नीचे भी चला जाएगा और इसके नीचे भी। तो चलो कर दो, U1 M1 माइनस M2 पहले लिख ही देते हैं, प्लस 2 M2 U2 और डिवाइड में M2 प्लस M1, ये हम M1 प्लस M2 भी लिख सकते हैं ना, अरे ये पूरा टर्म नीचे चला गया। अच्छा, एक और बात, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, देखो V1 इक्वल टू, अब इसके डिवाइड में इसको और इसके डिवाइड में इसको अलग अलग कर सकते हैं, करो। जब हम इसके डिवाइड में इसको करेंगे तो M1 माइनस M2 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, M1 प्लस, लेकिन अभी भी एक चीज छूटा हुआ है, U1 ना, तो U1 को थोड़ा यहाँ अच्छे अरेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। प्लस यहाँ देखो, फिर इसके नीचे भी है ना, तो 2M2 को एक साथ रख लेते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं, M1 प्लस M2, और बाहर साइड में क्या लिख देते हैं, U2। और ये तुम्हारा फॉर्मूला बना पहले बॉडी का फाइनल वेलोसिटी निकालने का। अब बताओ इसमें क्या क्या चीज है, M1 है और M2 है, तो दोनों बॉडी का मास तो तुम्हें पता होगा, पता ही होगा। U1 और U2, तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी भी मुझे पता होगा, है ना। अब फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, V1 का वैल्यू निकल गया V1 का। अच्छा, इसी के बेस पे, ठीक है, ठीक है, एज लाइक दिस, इसी के जैसा अगर V1 के जगह अगर हमको V2 का वैल्यू निकालना होता, तो जिस तरह से तुमने V2 का वैल्यू यहां पुट किया है ना, उसी तरह से ये V1 का वैल्यू तुम पुट कर देते, तो तुम्हारा यहां पे रिजल्ट क्या आता, इसी के जैसा। हम निकाल नहीं रहे, आप रख के देख सकते हो, वैसा ही रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, जहां जहां M1 है ना वहां M2 लिखा जाएगा, और जहां M2 है वहां M1। सीधा बात है, जहां 1 है वहां 2 कर देना, 2 के जगह 1। तो देखो नीचे V2, M1 माइनस M2 को लिखना होगा M2 माइनस M1, और नीचे में M1 प्लस M2 को भी लिखेंगे M2 प्लस M1। तो M2 प्लस M1 हो या M1 प्लस M2, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब ब्रैकेट में U1 है, ब्रैकेट के बाहर, तो U1 के जगह क्या लिखना होगा, U2, जहां जहां 1 है वहां 2 करना है। चलो आगे देखो क्या आएगा, 2 M2 M1 M2 के जगह M1 और नीचे M1 प्लस M2, तो फिर M1 प्लस M2 रह जाएगा, क्योंकि हम इसको M2 प्लस M1 लिखेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, सेम ही आ जाएगा ना, M1 प्लस M2, और बाहर में U2 है तो क्या लिख दे, ये तुम्हारा अगला फॉर्मूला बन के तैयार। तो दोनों बॉडी की वेलोसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी हम इसको नोट पॉइंट में, कुछ स्पेशल नोट्स में इतने बार इस फॉर्मूला को यूज करेंगे कि आपको याद हो जाएगा लिखते लिखते, ठीक है। फिलहाल समझ गए नहीं ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये थोड़ा इसको छोटा कर ले, चलो देखो
अब यहां से शुरू होता है इसका पॉइंट, ठीक है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। तुम लोग कुछ बोलता नहीं है? हाँ, गूंग को क्या बोलते हैं? गूंगे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं पता? छोड़ो, वायरल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, पहला नोट पॉइंट बताते हैं। पहले नोट पॉइंट में हम क्या बताएं, ठीक है। इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास इक्वल मास, ठीक है। इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन, ये टॉपिक है वो। अब क्या करते हैं, दो इक्वल मास का बॉडी है और दोनों सेम डायरेक्शन में, फिगर दिख रहा है, दोनों कार है, सेम कार है और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक। क्या होगा वो समझो। इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर तो इसका मतलब है कि अगर इसकी मास m1 है, m1 और इसकी मास m2 है तो दोनों मास बराबर है और दोनों के बदल एक मास मान लेते हैं m, या x भी मान सकते थे, m1 का भी मान x तो m2 का भी मान x। क्लियर है? यहां तक हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास नाउ, अब यहां के बाद थ्योरी बहुत मजेदार, इंटरेस्टेड है। देखो, अब तुमने V1 की फॉर्मूला निकाली, केस नंबर 1। V1 की तुमने फॉर्मूला निकाली m1 माइनस m2, यही था, देख लो, m1 माइनस m2 है ना। m1 माइनस m2 डिवाइड में m1 प्लस m2 और यहां u1, फिर उसके बाद था 2m2 और नीचे m1 प्लस m2 और यहां u2 ना, आ जाएगा, धीरे धीरे पूरा याद हो जाएगा। अब सुनो, ध्यान देना, m1 का वैल्यू बता, m2 की वैल्यू m, क्योंकि हमने सेम माना है, तो m माइनस m डिवाइड में m प्लस m इंटू u1। अच्छा, फिर 2m m2 m1 दोनों की जगह m लिख देना है, फिर यहां m प्लस m इंटू कितना, तो V1 ये तो 0, क्योंकि m में से m सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, तो पूरा रिजल्ट 0। और वो 2m और 2m कट जाएगा, नीचे भी तो 2m आएगा जुट के, तो सिर्फ क्या बचा, u2, यानी V1 बराबर क्या आया, u2। ठीक है, क्या है V1 बराबर u2 अभी बताते हैं, अभी दूसरा वाला केस 2 कर ले पहले। चलो, मुंह बंद रखना और नजर यहां। केस 2 V2 की फॉर्मूला बताया जाए, m1 माइनस m2 की जगह m2 माइनस m1, एक याद रहेगा तो दूसरा याद ही हो जाएगा, और u1 यहां u2 लिखाएगा ना, फिर 2m1 नीचे बता, ब्रैकेट यहां बता, क्लियर, वैल्यू रखा जाए, m माइनस m और नीचे इंटू u2 प्लस 2m m प्लस m इंटू कितना, तो V1 इक्वल टू, ये तो 0, ये तो कट जाएगा ना, ये क्या बचा, सॉरी यहाँ पे तो u1 लिखाना था ना, u1, तो क्या लिखाएगा, u1, तो V1 इक्वल टू निकाल दिए हम तो। अच्छा, यहाँ V2 होगा, सॉरी, तो यहाँ पे V2 बराबर u1। अब चलो यहां देखो, अब यहां से समझो हम क्या ये आया क्या, देखिए V1 u से इनिशियल वेलोसिटी था और v से, और 1 लिखा था तो पहला बॉडी और 2 लगा था तो दूसरा बॉडी। यहां पे 2 कार था मान लो, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि V1 मतलब v मतलब फाइनल वेलोसिटी और 1 लगा है मतलब पहले बॉडी का ना, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी या फर्स्ट कार, जे लिखना है लिखो, और u2 मतलब इनिशियल ना, किसका, 2 लगा यानी सेकेंड का, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी या सेकेंड कार 1 मिनट, इसमें लिखो। V2 मतलब बताओ, फाइनल वेलोसिटी
ऑफ सेकेंड बॉडी, इसमें बताओ u1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। हो गया। अब हमको कुल मिला के ये बताओ, क्या तुम समझे कि पहले बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरे बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, और दूसरे बॉडी का फाइनल वेलोसिटी पहले बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी। मतलब दो बॉडी था, ठीक है, और इसका वेलोसिटी है u1, ठीक है ना, और इसकी वेलोसिटी है u2, इनिशियल वेलोसिटी। ये u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u1, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। ये जब जाके इसको मारेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसको मिल जाएगा, है ना, यानी इसका फाइनल वेलोसिटी इसका वाला इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, है ना, और इसका फाइनल वेलोसिटी इसका वाला, और इसका फाइनल वेलोसिटी इसका वाला, यानी एक्सचेंज कर देगा। हम यही बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एक्सचेंज कर जाएगा। यानी कि अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और ये 20 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है, जाके जब ये टकराएगा, ठीक है, तो ये 10 चल रहा था ना और ये 20, तब ये 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और ये 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है और ये 150 किलोमीटर पर आवर, तो टकराने के बाद अब ये 150 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और ये 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये कब? जब दोनों बॉडी का मास क्या हो, इक्वल, यानी दोनों सेम तरह की। जैसे ये गेंद, दोनों का मास सेम होगा, लगभग वही होगा ही, दोनों एक ही तरह का, सिर्फ कलर का अंतर है। तो दोनों का मास अगर सेम है, ठीक है, तो ये जितनी स्पीड से ये जाते रहेगा आगे, उतने स्पीड से ये भी, इससे ज्यादा स्पीड से अगर ये जाते रहे, तो वैसे केसेस में क्या होगा, अपना वाला ये स्पीड इसको दे देगा, ठीक है ना, यानी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी अपना वाला स्पीड ये इसको दे देगा और उसका वाला स्पीड अपने ले लेगा, क्योंकि डेफिनेटली ये टकराने के बाद इसको थोड़ा सा स्पीड में कर देगा और अपना वेलोसिटी थोड़ा कम आ लेगा। तो कितना कम आएगा, तो जितना इसकी थी, अगर इसकी स्पीड थी 40 और ये जाके इसको मारा, तो अब इसकी स्पीड हो जाएगी 40 और इसकी स्पीड कितना होगी, जितना इसका रहा होगा, तो इसका मान लो 100 है तो इसका 100। सीधा सीधा बात याद रखना कि एक्सचेंज हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है ना, समझ गए। चलो एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली भी कुछ करके दिखाएंगे, ये क्लियर है ना। चलो एक पॉइंट तो हो गया बुआ। अब इसीलिए थोड़ा सा लंबा टाइम हम आपको ले रहे हैं, क्योंकि अब ये ऐसा टॉपिक है कि मतलब अगर बीच में से छोड़ के फिर अगले दिन करवाया जाए तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, तो आज ही करवा लेते हैं ये। अब बस हो ही गया, ये पहला पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट और है, हो गया। चलो देखो बहुत जल्दी जल्दी ध्यान दो, 1 पॉइंट हो गया, उब गया क्या, बोलो कि हाँ, उब गया, कौन कौन, अच्छा, मतलब हम बोले हाँ तो हाँ, तो लत्तम जुत्तम हो जाएगा। देखो, इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेज, अरे बढ़िया कोई भी बढ़िया सा एग्जाम निकालने के लिए तुमको इतना कम मेहनत में थोड़े पढ़ लोगे, मतलब डेली झोला उठा के आए और क्लास में बैठे आधा घंटा पढ़ के चल लिए, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा लगातार, ऐसा ही थोड़े होता है, तो बोर्ड एग्जाम सिर्फ पास करोगे। तो इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेज, दो बॉडी है जो कि कौन मासेज का है, इक्वल मासेज, ठीक है, इक्वल मासेज बट कोलाइड अगेंस्ट टू ईच अदर, ठीक है, सेकेंड बॉडी is in rest, देखिए, अच्छा हेयर लिख देते हैं। पॉइंट का नाम क्या है, ये दो बॉडी है इक्वल मासेज का, कोलाइड कर रहा है अगेंस्ट में, मतलब समझ रहे हो, फिगर से ही दिख रहा होगा, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है, दोनों सेम ही है, मास इक्वल है, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में है। उसमें से एक बॉडी रुका हुआ है, ठीक है, एक बॉडी चुपचाप रुका हुआ है, मतलब रेस्ट में है, और ये चल रहा है, और अब ये जाके उसको मारेगा, ठीक है। अब देखो अब इसकी कहानी क्या है वो समझो, बस सिंपल सा बात है,
M1 और M2 तो बराबर है बुआ, बराबर है ना। अच्छा M1 और M2 बराबर है, लेकिन U2 की वैल्यू 0 है क्योंकि दूसरा बॉडी रेस्ट में है। तो दूसरा बॉडी अगर दूसरा कार रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो U2 ना, तो ये क्या में है 0। देन केस नंबर 1, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग V1 की वैल्यू M1 माइनस M2 और M1 प्लस, और यहां U1 लिखाएगा, याद हो गया होगा, यहां बता M1 प्लस M2 और यहां पे U2। क्लियर है। अब चलो वैल्यू निकालें। V1 का वैल्यू कितना आएगा, M1 M2 बराबर है तो ये तो 0 पे जाएगा, और M1 M2 बराबर है तो M1 की जगह भी M, M2 के भी जगह M, तो गया 0, बचेगा वो 2, M2 की जगह M, M1 प्लस M2, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये 0 कहाँ से आएगा, 0 आएगा क्या, सिर्फ क्या आया V1 बराबर U2 आया। V1 बराबर क्या आया, केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, केस 2 फॉर्मूला बता जल्दी से, अब क्या हुआ, V2 का वैल्यू बता, M1 माइनस M2 का M2 माइनस M1 डिवाइड में नीचे बता U2 प्लस 2M1 M1 प्लस M2 और नीचे U1 ना। चलो अब V2 की वैल्यू, ये तो 0 होगा क्योंकि M1 M2 बराबर है ना, तो M1 M2 का वैल्यू रखेंगे तो 0, सेम वैल्यू है। आगे बता, यहां पे रखेंगे तो M1 2M ना, M1 की जगह M लिखे, M2 की जगह भी M लिखे, और इंटू U1, तो ये फिर कटा, तो V2 की वैल्यू। अच्छा यहाँ पे एक चीज तो अच्छा करेंगे ना, रुको ना, V2 बराबर U1 ये हो गया। अच्छा अब एक बात बताओ, तुमने यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी दिया है कि U2 की वैल्यू क्या है, तो U2 की वैल्यू अगर 0 है तो V1 की वैल्यू 0, और ये तो नहीं, U1 की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये यही रह गया। अब तुम यहां पे बता क्या हुआ, V1 का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी किसका, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी ना, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या है। अच्छा एक मिनट, ये V2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ना, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी क्या फाइनल वेलोसिटी है, सेकेंड बॉडी, और ये किसके बराबर है U1, U1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो, फर्स्ट बॉडी वेलोसिटी ऐसे लिख दिया है। अब कंक्लूजन निकालो क्या हुआ, पहले क्या था, सेकेंड वेलोसिटी, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी 0 थी ना, थी, क्वेश्चन में तुमने ये माना था, और टकराने के बाद, ये कॉलिजन के बाद की थ्योरी है ना, कॉलिजन से पहले सेकेंड बॉडी रेस्ट में था, कॉलिजन के बाद देखो फर्स्ट बॉडी रेस्ट में चला गया। V1 मतलब हो गया ना फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, इसका मतलब। अच्छा अब ये चेक करो कि सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी 0 था और फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी क्या था, U1। यहां देखो, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर ले तो समझाना ज्यादा आसान हो जाए, इतना दिख रहा होना चाहिए, एक मिनट देखो, ये इसकी वेलोसिटी थी बुआ U1 और इसकी वेलोसिटी थी 0, रुका हुआ था ना। अब तुम जब इसमें V1 निकाले, यानी फाइनल वेलोसिटी जब निकाले, तो V1 की फाइनल वेलोसिटी आई 0, आई ना 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो गया, और इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी U1 के बराबर आया। देखो एक्सचेंज हो गया ना, ये U1 था, ये 0 था, अब ये U1 हो गया, ये 0, वही एक्सचेंज वाली बात हुई। यानी कि अगर एक बॉडी रुका हुआ है, ठीक है, और ये दूसरा बॉडी है, इसकी वेलोसिटी है मान लो 100 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम मास का है, और ये रुका हुआ है, तो जब ये जाके इसको टक्कर मारेगा तो ये अपने वहीं रुक जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा, और इसको 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से फेंक देगा, है ना। यानी दोनों बॉडी, हाँ लेकिन कंडीशन की दोनों सेम मास का होना चाहिए, अलग मास का भी हम लोग बात करेंगे, ये दोनों सेम मास का है, तो दोनों सेम तरह का कार दिख रहा है, ये रुका हुआ कार है और ये कार चल रहा है। अगर तुम कार को 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसको टक्कर मारोगे तो ये कार वहीं जाके रुक जाएगा उसके जगह पे, लेकिन ये कार
फेंका जाएगा ना उधर की ओर, कितना स्पीड में, 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से वो वेलोसिटी से वो मूव करने लगेगा। समझ रहे हो बात? तो ऐसा कंडीशन, हाँ भले कार टूट जाए, एक्सीडेंट होके खत्म हो जाए, लेकिन ये उसकी वेलोसिटी उतना ही होगी। समझ गए 2 बात। तीसरी बात, ठीक है, आ रहा है मजा? अब ये है क्वेश्चंस, ये अगला तीसरा पॉइंट, ठीक है, मतलब ये क्या है, अगेंस्ट में है दोनों बॉडी। इफ टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल मासेज कोलाइड, ठीक है, अगेंस्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में कोलाइड हो रहा है। और इसमें भी कंडीशन क्या है, ध्यान देना, हम मान लेते हैं कि इसकी मास m1 है और इसकी मास m2, ये इसकी मास है, ठीक, और इस m1 m2 में m2 बहुत बड़ा है, अरे उसका मास ज्यादा ही होगा ना, वो भारी भरकम होगा, इसकी मास थोड़ा कम मान लेते हैं और बहुत ज्यादा मान लेते हैं, मतलब हम कार के जगह कुछ और भी यूज कर लेते हैं, साइकिल वो भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो मतलब ऐसा कोई हम एक छोटा सा हल्का सा बॉडी ले लेते हैं, या मान लो कोई खिलौना है या कुछ भी है, मतलब ये बहुत छोटा है उसके अकॉर्डिंग, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि कार इतनी भी छोटा नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि बस के अकॉर्डिंग ये बहुत छोटा है, ठीक। अच्छा, ये जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन ये जो है इसकी जो वेलोसिटी u2 है ये 0 है, मतलब ये रुका हुआ है बस, ये बस क्या है, रुका हुआ, और ये u1 वेलोसिटी से। अब टक्कर करवाते हैं, अब कॉलिजन करवाते हैं। चलो केस नंबर 1 दिख रहा है सबको? केस नंबर 1 में v1 की फॉर्मूला बता। इंटू u1 प्लस 2m2 और यहां u2, ठीक है। अच्छा, अगर m1 और m2 में m2 बहुत बड़ा है तो m1 को हम नेग्लिजिबल मानेंगे, नेग्लिजिबल मतलब न के बराबर, ठीक है ना, मतलब होता है, वजन तो होगा ही, लेकिन अभी हम वैसे केसेस पे हमने देखो टिक आउट भी 2 गो, अगर ऐसे लिखा हो m1 और m2 ऐसे, तो m2 बड़ा है m1 से, लेकिन अगर ऐसे लिखा हो तो m2 बहुत बड़ा है m1 से, इतनी ज्यादा कि वैसे सिचुएशन में m1 को हम क्या मान ले, नेग्लिजिबल, न के बराबर। जैसे कि मान के चल सकते हैं कि एक गेंद हो, एक गेंद और एक ट्रक, मान लो ये हम बात करें, अभी यहाँ पे फिगर कार का दे दिया है, लेकिन मान लो ये छोटा सा गेंद है और वो ट्रक है, इस पे विचार कर रहे हैं हम, तो गेंद की मास ट्रक के मास के सामने नेग्लिजिबल। जैसे मान लो वो 1000 केजी का है और ये है 100 ग्राम का, तो 1000 केजी प्लस 100 ग्राम ना बोल के हम 1000 केजी लगभग बोल सकते हैं, 100 ग्राम को ना हटा देंगे, ऐसा हमने एक स्टैंडर्ड लिया है, ठीक है। तो चलो m1 का मान लगभग हमने 0 बताया है, तो v1 का m1 का वैल्यू अगर हम लगभग 0 बताए हैं तो 0 माइनस m2 और बटा में 0 प्लस m2 और इंटू कितना u1, अच्छा 2 m2 तो m2 है ही, m1 0 माना है ना हमने, m2 और u2 भी 0 है, ये बॉडी रुका हुआ है, तो u2 का वेलोसिटी 0, तो बताओ v1 बराबर माइनस u1 बचेगा, अरे ये माइनस m2 ऊपर बचा और नीचे m2 बचा, तो m2 कट जाएगा, बचेगा -1, -1 में u1 से मल्टीप्लाई करो, -u1, और ये आगे 0 है, पूरा रिजल्ट 0, पूरा रिजल्ट 0 ना, यानी रिजल्ट सिर्फ क्या आया, v1 बराबर -u1। वेट, अब केस नंबर 2 पे तब ना दोनों का कंक्लूजन एक साथ निकालेंगे, यानी कि केस 2 v2 फॉर्मूला बताओ, m2 माइनस m1, m1 प्लस m2, u2 ना, फिर 2m1, m1 प्लस m2 है या m2 प्लस m1, क्या फर्क पड़ता है, और u1, ठीक है। चलो अब रखते हैं हम, m2 तो m2 है लेकिन m1 0 है ना, तो सिर्फ m2 ना बच जाएगा और नीचे भी m2 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, और लेकिन u2 का वैल्यू 0 है, नहीं समझे, देखो m2 m2 है, m1 0 है, नीचे 0 प्लस m2 और u2 मतलब दूसरे बॉडी का वेलोसिटी क्या है, प्लस
2 और M1 फिर यहाँ 0 है और 0 प्लस M2 इनटू कितना E1। ठीक है, बताओ ये 0 और ये भी 0 आ जाएगा पूरा, तो V2 की वैल्यू बताओ, कंक्लूजन निकालो। कर सकते हो तुम, बताओ। V1 मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इक्वल इनिशियल ना, इनिशियल ऑफ फर्स्ट बॉडी बट निगेटिव ना। इसका मतलब क्या है कि पहले बॉडी की जितनी वेलोसिटी थी उतना ही वेलोसिटी बाद में भी रही है। अरे उसी फर्स्ट बॉडी की ही फाइनल वेलोसिटी उसी के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। यानी कि अगर गाड़ी 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा था तो अभी भी उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर ही है, लेकिन निगेटिव है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। मतलब गाड़ी इधर जा रही थी, अब इधर चलाएगा। अच्छा, सेकंड क्या बता, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी ना, सेकंड बॉडी इक्वल टू 0। यानी सेकंड वेलोसिटी की कुछ सेकंड बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आया है। अरे पहले भी 0 था और अभी भी, और पहले बॉडी के वेलोसिटी में भी चेंजिंग नहीं था। देखो U1 और V1 बराबर आ गया है, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो गया है ना। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, बॉल गेंद देना जरा। मान लो ये दो बॉडी, इसमें से ये ज्यादा हैवी बॉडी है, ज्यादा भारी, बहुत भारी, और इसके सामने ये बच्चा है। ठीक है, अब ये 100 और ये रुका हुआ है, ये भारी है, हैवी है, रुका हुआ है, ये 100 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चला, ये गया और इसको मारा। ठीक, तो मारने के बाद वहीं का वहीं रह जाएगा, जैसे है उसे ही, लेकिन ये वाला टकरा के वापस बैक हो जाएगा। यानी 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से गया, ट्रक को मारा और वापस टकरा के 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से बैक हो जाएगा। ठीक है ना, और बैक हो जाएगा, और लेकिन ये वहीं का वहीं रह जाएगा। हाँ, ज्यादा मास होगा, ये हो सकता है कि ये ट्रक हो और ये कोई थोड़ा सा हैवी वाला बॉडी हो जाए, जैसे अगर कार हो जाए तो मारेगा तो जरूर ट्रक को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देगा। ठीक है ना, तो कितना कर देगा उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, V1 और V2 का फॉर्मूला, जो मास होगा उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। लेकिन एक स्पेशल केस में अगर ये बहुत हैवी हो जाए, अब ट्रक है और ये साइकिल है, साइकिल से कितना भी रफ्तार से अगर इसको हम मारे, ठीक है, तो ट्रक वहीं का वहीं रह जाएगा और साइकिल उतना ही स्पीड में बैक होगा। हाँ, भले टूट जाए साइकिल अलग बात है, लेकिन बैक होगा उसी वेलोसिटी के साथ। समझ गए ये। और अब एक लास्ट कंडीशन, ठीक है, ये दोनों सेम उसी का केस है। मान लो चौथा नंबर उसी का केस है। डायरेक्ट ही मान लेते हैं, चौथा नंबर वही कंडीशन है, बस क्या है, अब बस चल रहा है U1 वेलोसिटी से और इसकी वेलोसिटी 0, मास M1, इसकी मास, और अब M1 बहुत ज्यादा है, M1 बहुत ज्यादा है, लेकिन अब ये वो रुका हुआ, अब ये जाके उसको मारेगा। अब इसमें देखो V1 की वैल्यू बताओ जल्दी, M1 माइनस M2 और रिजल्ट U1, फिर बता जल्दी, तू सब बहुत हाँ, U2 V1 M1 M2, तो M1 M2 में M1 बड़ा है तो M2 को नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो M2 अगर 0 मान लेंगे तो M2 को 0 माने हैं तो M1 बटा M1 बचेगा, U1 नहीं। अच्छा आगे 2 M2 की जगह 0 और M1 प्लस M2 कितना आएगा, मतलब M1 प्लस 0 और इनटू U2 ना, U2 भी 0, तो पूरा 0 हो गया। और ये सिर्फ क्या बचा, V1 बराबर U1। सेकेंड केस में तो मजा आएगा, है ना, क्योंकि ये देखना है कि कार का क्या होना है ना। तो केस 2, बस का तो कुछ ना कुछ होबे करेगा। अब टाटा के गाड़ी हो तो फिर तो बातें अलग है। M2 माइनस M1 प्लस M2 इनटू U2, 2M1
और यहाँ A1। क्लियर है? चलो आगे बताओ, किसको नेग्लिजिबल माने हैं? M2 को। तो M2 0, तो 0 माइनस M1 नहीं, और ये बता M1 का M1 प्लस 0, M2 0, और U2 भी 0 है। अच्छा 2 M1 बता, M1 तो है ही है कुछ ना कुछ, लेकिन M2 क्या है? N2 कितना? ये तो पूरा 0 हो गया, नहीं बचा क्या? 2M1 बाई M1, तो M1 M1 कैंसिल, तो 2 और U1 बच जाएगा, 2 और, अब मजा आया कुछ, यानी अब सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी के वेलोसिटी का दुगना हो गया, लेकिन फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी उसी के वेलोसिटी के बराबर है, यानी ट्रक के वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन कार की वेलोसिटी ट्रक के वेलोसिटी का दुगना हो गया। यानी कि अगर मान लो एक साइकिल या कुछ भी मान लेते हैं, वो ऐसे रुका हुआ है, हाँ, लेकिन ये मानना है, अब कोई जरूरी नहीं कि ट्रक और कार, ये मान के रखना है कि ट्रक के सामने जो बॉडी है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको तुमको टक्कर मानना है, उसकी मास बहुत कम हो। अब कार की ले लो तो कार भी स्ट्रॉन्ग है ना। अब ट्रक की बात कर लो और फिर फॉर्चूनर की बात कर लो, तो बहुत ज्यादा का मास, मतलब ठीक है ट्रक अभी भी भारी होगा, लेकिन उतना भी भारी नहीं होगा कि फॉर्चूनर उसके सामने बच्चा लगे, कुछ ना कुछ तो होगा उसका मास। तो ऐसा लेना है जिसका मास बहुत ज्यादा हो। तो मान लो अब ये बॉडी है, ये ट्रक है, ये ट्रक, और ये इसको मार रहा है, ठीक है। तो ये गया, ये 100 के रफ्तार, और ये रुका हुआ है, ये 100 के रफ्तार में गया और फोर्स किया इसको, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ये 100 के रफ्तार में आगे बढ़ेगा, लेकिन ये 200 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में दौड़ेगा। समझ गए? यानी कि अगर ट्रक दूसरे बॉडी को अगर 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से फोर्स कर दिया, ठीक है, तो ट्रक की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक अभी भी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, लेकिन जिसको टक्कर दिया है वो 120 किलोमीटर पर आवर, यानी सीधा दुगना हो जाएगा। समझ गए? अगर इसकी रफ्तार, ट्रक की रफ्तार 200 किलोमीटर पर आवर हो तो, और जिसको टक्कर दे दे, जिसका मास नेग्लिजिबल है समझो, तो कितना? 400 किलोमीटर पर आवर, यानी सीधा दुगना हो जाएगा। समझ रहे हो कहानी कितना ज्यादा हो जाएगा? तो अब इसीलिए ट्रक से टक्कर नहीं लेने का, वो मारेगा तो फिर आपको हिल जाओगे, ठीक है। तो समझ गए ये सारा थ्योरी? अच्छा, यानी कुल मिला के देखो, यहां से स्टार्ट हुआ था टॉपिक, अच्छा खासा लंबा है, समझ रहे हो, है ना। ये हमने थ्योरी लिया था, ठीक, उसके बाद ठीक है ना, फिर ये है ना सेकेंड वाली, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ना, सेवेंथ, 8, मतलब एक टॉपिक है 9 भाग है ना, तीसरा और चौथा वहां हो गया था, मतलब 9 भाग में बना है। समझ रहे हो बात? ठीक है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, और अभी भी हम लोग बात किए हैं सिर्फ 1 डायमेंशनल पे, अभी 2 डायमेंशनल का बाकी है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इतना समझ गए? ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल्स भी करवाना था, लेकिन अब कल की क्लास में ही करवाते हैं, ठीक है। वो बॉल से टक्कर मार मार के दिखाएंगे कि वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है कि नहीं, और दुगना हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, ये तो थियोरेटिकल है ना, चलो प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा वो कॉलिजन, 2 बॉडी के बीच का कॉलिजन था, जिसमें हमने 1 डायमेंशनल मोशन में 2 बॉडी को कोलाइड करवाया था। फिर आगे हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन का भी करेंगे। तो सारा चीज़ आप नोट्स कंप्लीट करिए, आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सारा नोट्स कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब आप चैनल को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।